हेलो फ्रेंड्स, मैं शेखर सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी हब में। और आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है वैदिक सभ्यता के बारे में, सिंधु सभ्यता के बारे में और प्रारंभिक इतिहास के बारे में। और कल का दिन जो आप लोगों के लिए छुट्टी का दिन भी रहा था, आई होप आप लोगों ने आनंद उठाया होगा उसमें और पिछले जितने भी चीज़ें हैं उन सभी को रिवाइज किया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है हमारा महाजनपदों का उदय। तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था वैदिक सभ्यता के बारे में। तो यहाँ पे एक चीज़ ये हम लोग समझते हैं, तो हम लोग ये चीज़ समझते हैं कि महाजनपद ये आए कहाँ से, क्या वैदिक सभ्यता का अंत हुआ था? तो देखिए, सिंधु सभ्यता की तरह वैदिक सभ्यता का अंत नहीं हुआ, उसकी जगह क्या है, ये वैदिक सभ्यता का एक विकसित रूप है, ये कह सकते हैं। ये समझिए, जैसा मैंने बताया था ना कि युद्ध हुआ था 10 जनों का। तो ऐसे ही क्या है, धीरे धीरे जितने छोटे छोटे राज्य थे या छोटे छोटे जन थे, वो सब मिलकर क्या है, एक बड़े साम्राज्य का, बड़े साम्राज्य की नींव रखी। ठीक है। तो ये साम्राज्य, जो बड़े बड़े साम्राज्य थे, इनको क्या नाम दिया गया? महाजनपद। तो कौन कौन से महाजनपद थे, ये महाजनपद कहाँ कहाँ भारत में थे, इनकी राजधानी क्या थी, इन सभी के बारे में शुरुआत में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि महाजनपदों में कौन कौन से वंश रहे, किन किन राजवंशों ने यहाँ पर शासन किया है। देखिए, इसमें स्लाइड में जितने भी पॉइंट्स हैं, पहले मैं आपको बता दूं कि इनमें जो है डेट, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, जो पॉइंट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें से डेट नहीं पूछी जाती है, मोस्टली क्या है, आपसे पॉइंट पूछे जाते हैं। तो हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो देखिए, सबसे पहले महाजनपदों का उदय। तो ये क्या हुआ है, लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। तो जो 6th सेंचुरी है, तो उस समय क्या है, भारत में 16 महाजनपद अस्तित्व में आ चुके थे। अब देखिए, कौन कौन महाजनपद थे, नेक्स्ट स्लाइड पर बताएंगे। तो पहले आप एक पॉइंट पढ़ लीजिए, जो राजा प्रसेनजीत थे, ये कहाँ के थे? कौशल महाजनपद के एक विख्यात शासक थे। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रसिद्ध नगर कान्य कुंज पनवाल राज्य में स्थित है। तो ये देखिए, कान्य कुंज जो है, ये गोत्र भी होता है। ठीक है, क्या है, एक गोत्र भी कहलाता है। तो अब इस बात को समझिए आप लोग कि ये जो है पनवाल जगह है। अब पनवाल जगह कहाँ है, ये आप लोग हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप लोग इसे याद करना चाहें तो करें, ना करना चाहें तो ना करें। कोई इंपॉर्टेंट मतलब इसकी क्वेश्चन आया नहीं अभी तक है, और उम्मीद है आगे भी नहीं आएगा। ये क्वेश्चन देखिए, अगला जो पॉइंट है, महाजनपद युग में श्रेणियों के संचालक को क्या कहते थे? श्रेष्ठिन। तो ये पॉइंट भी आपका क्या है, इम्पॉर्टेंट है। श्रेणियों के संचालक को क्या कहते थे? श्रेष्ठिन। तो ये दो पॉइंट आपको इस स्लाइड से देखने हैं। तो कौन कौन से? कौशल महाजनपद के विख्यात शासक कौन थे? प्रसेनजीत। और श्रेणियों के संचालक क्या थे? श्रेष्ठिन। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो अब देखिए, ये 16 महाजनपद हैं, ठीक है, 600 BC में। तो अब यहाँ पे बात समझते हैं। गांधार, कंबोज, कुरु, पांचाल, कौशल, मल्ल, वृज, काशी, मगध, अंग, वत्स, सुरसेन, मत्स्य, अवंती, चैत्य और अशाक। तो ये 16 जो हैं आपके महाजनपद हैं। तो आप देख रहे हैं कौन कौन महाजनपद कहाँ पे है, ये मैप में आपको क्लियर हो जाएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग हर महाजनपद और उनकी राजधानी के ऊपर आते हैं। तो देखिए, महाजनपद जो है आपका मगध। ठीक है। मगध की राजधानी क्या है? गिरिब्रज। मगध की राजधानी गिरिब्रज। तो ये मगध कहाँ पे है आपका? आप लोगों को पता होगा, जो बिहार है। ठीक है, ये बिहार के आसपास का एरिया है, वो कहाँ पे है? मगध। अब इसके अलावा इसकी राजधानी की बात करें तो क्या है? गिरिब्रज या राजगृह। ठीक है, जो इस समय पटना है, उससे कुछ दूरी पर ये पाया जाता है, क्या? राजगृह। इसके अलावा हम बात करते हैं काशी की। तो देखिए, काशी कहाँ पे है? तो यूपी में, आप लोग सब लोग जानते होंगे। ठीक है, बनारस। तो बनारस के आसपास का प्रदेश क्या है? काशी कहलाता था, उसके उधर साइड का काशी। तो इसकी राजधानी क्या है? वाराणसी। अगला महाजनपद कौन है? कौशल। कौशल के विख्यात कौन हुए हैं? प्रसेनजीत। ठीक है। इसकी राजधानी कौन सी है? श्रावस्ती। इसके अलावा क्या है? वज्जी। अब वज्जी कहाँ पे है, पहले कौशल देख लेते हैं। कौशल, ये देखिए, नेपाल के आसपास का एरिया क्या है? कौशल।
वज्ज कहाँ पे है? तो ये आप देख सकते हैं, लगभग कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश के आसपास या असम कह सकते हैं, उसके आसपास का एरिया वज्ज में आता है। इसकी राजधानी कौन सी थी? वैशाली, विधे या मिथिला। ठीक। अब नेक्स्ट क्या है, वत्स या वंश। अब ये कहाँ पे है वत्स? ये देखिए, ये भी यूपी में आता है। इसकी राजधानी कौशाम्बी। उसके बाद आता है पांचाल। तो पांचाल कहाँ पे है? ये देखिए पांचाल, उत्तराखंड के एरिया में। तो पांचाल की राजधानी क्या है? अहिछत्र या कामपिल्य। इसके अलावा कंबोज। कंबोज कहाँ पर है? देखिए, कंबोज ये है अफगानिस्तान के एरिया में। दो कौन कौन से हैं अफगानिस्तान के एरिया में? कंबोज और गांधार। तो कंबोज की राजधानी कौन सी है? एक। और उसके बाद हम लोग किस पे थे? अंग पे। तो अंग कहाँ पे है कंबोज के बाद? तो अंग आपका आता है ये एरिया, ये देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल के पास का एरिया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी? नेक्स्ट देखिए, अंग की पहले राजधानी कौन सी है? वत्स। तो देखिए सारी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, सबकी राजधानी ही पूछी जाती है। अब इसमें से कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर भी टिक करा देंगे हम। और अब ये देखिए गांधार, अभी मैंने बताया अफगानिस्तान के एरिया में, इसकी राजधानी क्या है? तक्षशिला। फिर आता है मल्ल। मल्ल कहाँ पे है? ये देखिए मल्ल आपको दिख रहा है, ये एरिया मल्ल। ठीक। अब इसकी राजधानी कौन है? कुशावती। सुरसेन, राजधानी मथुरा। तो सुरसेन कहाँ पे होगा? आप लोग बताएं, यूपी में। ठीक है। इसके अलावा कौन सा है? अस्मक या अस्सक। इसकी राजधानी कौन है? पाटन। तो देखिए अस्मक या अस्तन कहाँ पे है? ये है अस्सक। इसकी कौन सी राजधानी है? पाटन। और इसके बाद हम लोग जाते हैं मत्स्य या मत्स्य राज्य पे। ठीक है। इसकी राजधानी कौन सी है? विराटनगर। अब मत्स्य कहाँ पे है? तो ये देखिए मत्स्य देख रहे हैं आप लोग, इज इट क्लियर? तो इसकी राजधानी कौन सी है? विराटनगर। इसके बाद हम लोग देखते हैं अवंती। तो अवंती कहाँ पर है? ये रहा अवंती आपका, महाराष्ट्र के जस्ट ऊपर वाले एरिया में अवंती। इसकी राजधानी कौन सी है? उज्जैन। तो ये कहाँ पे होगा? मध्य प्रदेश में। इसके अलावा कुरु। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। तो कुरु तो आप लोगों ने सुना होगा, दिल्ली के आसपास का जो एरिया है वो है कुरु, दिल्ली और मेरठ के साइड का। ठीक। तो इसकी राजधानी कौन सी है? इंद्रप्रस्थ। फिर चेदी। इसकी राजधानी कौन सी है? शक्तिमती। तो चेदी कहाँ पे है? ये रहा आपका चेतिया, चेदी। ठीक। तो ये सारे आपके क्या हैं? 16 महाजनपद हो गए। अब आपको करना क्या है इसमें, पहले तो आप एक बार मैप को देख लीजिएगा, इन राज्यों को फिर से देख लीजिएगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये सब हैं कहाँ पे। क्योंकि इसमें पूछा गया था, यही चीज़ पूछी थी कि ये कहाँ पे हैं वर्तमान तौर पे अगर देखा जाए। ये बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इनसे क्या बनता है? राजधानी बनती हैं। जैसे मगध की गिरिब्रज है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। काशी बनारस नहीं पूछी जाती है। कौशल श्रावस्ती ये भी इम्पॉर्टेंट है। वज्र की पूछी जा सकती है, इस पर भी इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। वत्स या वंश ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पांचाल की राजधानी अहिछत्र या कामपिल्य पूछी जा चुकी है। और कंबोज की भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। अंग की भी आपसे क्या है, पूछी जा चुकी है वत्स। इसके अलावा इधर हम लोग आ जाते हैं, गांधार इम्पोर्टेंट नहीं है, मल्ल इम्पोर्टेंट नहीं है। सुरसेन की राजधानी कौन सी है? मथुरा। इसके अलावा अस्मक की पूछ सकते हैं, तो इस पर भी इम्पोर्टेंट लगा दें, अस्मक की क्या है? पाटन। इसके अलावा मत्स्य या मच्छ ये भी नहीं इम्पोर्टेंट है। अवंत की पूछ सकते हैं, लगा लीजिए। कुर पे भी इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। और चेद पे भी, ये इम्पोर्टेंट नहीं है पर लगा सकते हैं। हालांकि आपको देखिए तैयार तो सब करना है, पर इन पे आपको क्या है, ज़्यादा ध्यान देना है। इम्पोर्टेंट मतलब ऐसा नहीं कि इम्पोर्टेंट नहीं तो आपको याद नहीं करना है, हो सकता है वो आ जाए, इसलिए याद आपको सब रखने हैं। पर इन पे आपको क्या है, ज़्यादा फोकस करना है। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब देखिए हम लोग देखते हैं अभी जो मगध जनपद की बात कर रहे हैं हम, ये क्या है? महाजनपद। तो जितने भी ये 16 महाजनपद थे, इसमें सबसे शक्तिशाली क्या साम्राज्य था? मगध साम्राज्य। तो अब हम लोग मगध साम्राज्य की बात करेंगे कि इसमें किन किन शासकों ने शासन किया, कौन कौन से वंश यहाँ पे रहे। तो देखिए जो बृहदत्त वंश है, सबसे पहले मगध साम्राज्य पे शासन किसने किया है? बृहदत्त वंश ने। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध एक छोटा राज्य था। ठीक है। और इसके बाद ही मगध की क्या हुई है? उन्नत हुई है, इन राजाओं के आने के बाद। तो देखिए बृहदत्त वंश मगध राज्य का सबसे प्राचीन राजवंश था। तो पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है
कि सबसे मगध साम्राज्य का सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा था? बृहदत्त। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है पॉइंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद इस राजवंश का संस्थापक कौन था? राजा बृहदत्त। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट बट इजी क्वेश्चन कि बृहदत्त वंश का संस्थापक बृहदत्त। इसके अलावा इनके पिता वसु ने बसमती की स्थापना की। तो ये ऐसा क्वेश्चन है, देखिए नॉर्मली नहीं पूछा जाएगा, बट अगर क्वेश्चन टफ बनाया तो उस हिसाब से क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो अगर आप फोकस नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, बट अगर कर लेंगे तो हो सकता है आपका एग्जाम में एक नंबर बढ़ जाए। इसके अलावा प्रतापी राजा जरासंध बृहदत्त का पुत्र था। तो देखिए जरासंध का आपने नाम सुना होगा, अगर आपने महाभारत और ये सब मिथ्स जो हैं वो पढ़े होंगे, मैथोलॉजी, तो आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। तो अभी इनकी कहानी बताते हैं। तो जरासंध जो था बृहदत्त का पुत्र था, और उसकी राजधानी कौन सी थी? गिरिब्रज। तो देखिए राजधानी याद रखिएगा किसके टाइम में कौन सी राजधानी रही थी। तो मगध की गिरिब्रज मैंने बताया था आपको, किसके समय में? बृहदत्त के समय में। और अब जरासंध की बात कर लेते हैं हम लोग। जरासंध जो है भीम के हाथों मल्ल युद्ध में मारा गया। तो जरासंध और किसकी लड़ाई हुई थी? पांडवों की। ठीक है, जरासंध और पांडवों का युद्ध हुआ था, जिसमें क्या है भीम ने इन्हें मल्ल युद्ध में हरा दिया था। देखिए जरासंध ने कम से कम कई बार मथुरा पर आक्रमण किया है। ये भी जो है आप जब मैथोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा। बाद में जो है पांडवों ने क्या है, पांडवों का युद्ध हुआ जिसमें कि भीम के हाथ, भीम और इनका जरासंध का आपस में क्या हुआ था? कुश्ती जिसे कहते हैं, मल्ल मतलब कुश्ती। ठीक है, उसमें इन्होंने क्या किया? हरा दिया था, और उसके बाद मार भी दिया था इसी में। अब इस वंश का अंतिम शासक पूछा जाता है, कौन है? रिपुंजय। तो रिपुंजय क्या होगा? बृहदत्त वंश के अंतिम शासक। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम लोग एक बार फिर से देखते हैं तो कौन कौन से हो जाएंगे, समझिएगा बात को। बृहदत्त वंश क्या है? मगध राज का सबसे पहला है। ठीक है, इसके बाद इसका संस्थापक कौन है? बृहदत्त। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा? इसकी राजधानी कौन सी थी? गिरिब्रज। और इसका अंतिम शासक कौन है? रिपुंजय। मेन इतना ही इम्पोर्टेंट है, बाकी चीज़ें भी हैं वो याद कर लेंगे, अच्छी बात है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके बाद देखिए रिपुंजय के बाद हर्यक वंश आता है। तो हर्यक वंश में कौन थे? तो देखिए रिपुंजय जो थे वो एक कमज़ोर शासक थे। ठीक है, तो उन्हीं को हटाकर कौन आया? रिपुंजय के जो सामंत थे उन्हीं का पुत्र है कौन? बिम्बिसार। तो हम लोग बात करेंगे बिम्बिसार के बारे में। बिम्बिसार ने हर्यक वंश का क्या है, स्थापना की है, उसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बिम्बिसार खुद में एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, तो इनके बारे में हमें पढ़ना जरूरी है। तो बिम्बिसार कब बने हैं राजा? 540 ईसा पूर्व में। इन्होंने क्या है 52 वर्षों तक मगध पर शासन किया है। अब बिम्बिसार को क्या है, कुछ नाम या उपाधि दी जाती थी, तो कौन कौन सी? श्रोणिक और क्षत्रोजस के नाम से। तो ये पॉइंट भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि श्रोणिक किसके लिए वर्ड यूज़ किया गया है? ऑप्शन होते हैं बिम्बिसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, या और भी ऐसा कोई ऑप्शन दिया जाएगा। तो आंसर आपका रियल क्या हो जाएगा? बिम्बिसार। इसके अलावा बिम्बिसार ने कौशल के राजा, देखिए बिम्बिसार बहुत ही दूरदृष्टि वाले थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने या तो युद्ध करके अपने अधीन कर लिया, या मैत्री संबंध बनाए अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए। जैसे क्या है, कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से विवाह किया। वैशाली के राजा चेटक की बेटी राजकुमारी चेलन्ना से विवाह किया, तथा पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया। तो ये समझे 3 राज्यों से इनका क्या है, मैत्री संबंध हो गया। ऐसे ही इन्होंने 52 वर्षों तक क्या है, शासन नहीं कर लिया, क्योंकि ये क्या है, इन्होंने साम्राज्य बढ़ाने का काम किया। तो फिर से एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन यहाँ से उठता है। कौशल के राजा प्रसेनजीत की जो बहन थी, ठीक है, तो बिम्बिसार ने किससे विवाह किया था? कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, एक बार आ भी चुका है कि किससे विवाह किया था, तो महाकौशला नाम था उनका। ठीक, इसके अलावा ये भी हो सकता है राजकुमारी चलन्ना के बारे में पूछा जाए, या राजकुमारी क्षेमा के बारे में। वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अब एशियंट से उतना आता नहीं है, पर कई बार ऐसा होता है कि एग्जामिनर हटकर पूछता है, तो इसलिए पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा बिम्बिसार का पुत्र क्या है? अजातशत्रु अंग का राजा बना। तो देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, अजातशत्रु भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, इनके समय में ही बौद्ध धर्म की संगीत हुई थी, इसलिए राजा और इम्पॉर्टेंट भी हो जाते हैं। तो बिम्बिसार, और बिम्बिसार का पुत्र कौन है? अजातशत्रु। देखिए बिम्बिसार जो है ये शुरुआत में बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने क्या है, महात्मा बुद्ध की सेवा में राज्य वैद्य जीवक को भेजा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। इस पॉइंट से क्या पूछा जाता है?
इसमें पूछा था किसको राजवैद्य का नाम या तो पूछ लिया था, या पूछा था राजवैद्य जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा में किस राजा ने भेजा था। तो किसने भेजा था? बिम्बसार ने। तो दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इससे एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक पूछा जाता है, कौन है? बिम्बसार। बिम्बसार को किन किन उपाधियों से जाना जाता है? श्रोणिक और क्षेत्रोजस। बिम्बसार ने कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन से शादी किया, उनका नाम महाकौशला, या ऐसे और भी जो रानी है उनका भी नाम पूछ सकते हैं। इसके अलावा बिम्बसार किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का। और किसको भेजा था इन्होंने? राजवैद्य जीवक को। तो इतने पॉइंट आपको क्या है? इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप लोग जरूर ध्यान दे के पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले स्लाइड पर। तो देखिए अब हम लोग बात करते हैं अजातशत्रु। तो अजातशत्रु के बारे में अभी मैंने बताया, हर बिम्बसार का पुत्र था। उनको जानते थे श्रोडिक नाम से, और इनको जानते हैं क्या? कौड़िक नाम से। किस नाम से? कौड़िक। तो ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। अब अजातशत्रु के देखिए, प्रारंभ में ये क्या है? जैन धर्म के अनुयायी थे, पर बाद में इन्होंने क्या है? बौद्ध धर्म अपना लिया था। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अजातशत्रु ने अपने प्रधानमंत्री वरसकार की सहायता से वैशाली को जीत लिया था। ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है नॉर्मल एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट हो सकता हो यूपी पीसीएस या आर जैसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अजातशत्रु को पितृहंता कहा जाता था। ठीक है। तो अब इसमें क्या है? इन्हें क्या कहा गया? पितृहंता। ठीक। तो अजातशत्रु को क्या कहा गया है? पितृहंता। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पॉइंट। मतलब अगर एशियन से आए तो 80% चांसेस है इस क्वेश्चन के आने के। तो ऐसा क्यों पितृहंता कहते थे? क्योंकि इन्होंने क्या किया था? अपने पिता बिम्बसार को मार के गद्दी हथिया ली थी। ठीक है। इसलिए इन्हें क्या कहा गया? पितृहंता की उपाधि दी गई। क्वेश्चन कैसे बनता है कि इतिहास में किसे पितृहंता के नाम से जानते हैं? तो उसमें आपका सही आंसर क्या हो जाता है? अजातशत्रु। इसके अलावा अजातशत्रु के समय में इंपॉर्टेंट क्या हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था, और इन्होंने रथ मूसल और महाशिला कंटक नामक हथियारों की सर्वप्रथम प्रयोग किया। ठीक है। तो ये देखिए, रथ मूसल और महाशिला कंटक क्या है? तो इसका आइडिया आप लोग ऐसे ले लीजिए, जो बाहुबली मूवी देखी होगी आप लोगों ने। ठीक है। तो इसमें जो रथ का यूज़ किया गया था, जैसे क्या थे? दोनों साइड ब्लेड निकले हुए थे इस तरीके से, या फिर जिसके आगे क्या था? आगे साइड सूल गड़ा हुआ था। तो ये इस टाइप के रथ क्या थे? महाशिला कंटक और रथ मूसल कहलाते थे। ये बात क्लियर हो गई। तो अब हम लोग इसके बात करते हैं उदायन की। तो 460 ईसा पूर्व अपने पिता की हत्या कर राजा बने। तो देखिए इनमें कौन कौन से थे? इस चीज को फिर से पूरा क्लियर कर लेते हैं। बिम्बसार, बिम्बसार के पुत्र अजातशत्रु, अजातशत्रु के पुत्र उदयन। देखिए कर्मा कहते हैं ना, जैसा आप लोग करेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। तो इन्होंने अपने पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त की, और इनके पुत्र ने इनकी हत्या कर दी गद्दी पाने के लिए। ठीक है। तो अजातशत्रु के बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? कौड़िक नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है। ये जैन धर्म के अनुयायी थे, बाद में इन्होंने क्या है? बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। अजातशत्रु को पितृहंता कहा जाता है, ये उपाधि। कौन कौन सा है? एक कौड़िक और एक पितृहंता। इसके अलावा इनके समय में प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी, और रथ मूसल महाशिला कंटक नामक हथियारों का सर्वप्रथम प्रयोग भी इनके समय में हुआ था। इसके बाद अब आ जाते हैं कहाँ पे? उदयन के ऊपर। तो 460 ईसा पूर्व में क्या है? उदयन ने अपने पिता की हत्या कर दी। तो देखिए इसमें सन इतने इंपॉर्टेंट नहीं जितना कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग उदयन के बारे में जानते हैं। तो देखिए उदयन जैन धर्म का अनुयायी था। इनसे पहले जो थे, कौन? बिम्बसार। बिम्बसार ने कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध। उसके बाद अजातशत्रु आए, उन्होंने कौन सा धर्म के अनुयायी थे? शुरुआत में जैन, बाद में बौद्ध। और जो कि उदायन थे, ये कौन से धर्म के अनुयायी थे?
जैन धर्म के। ये बात क्लियर हो गई। तो ये धर्म भी इम्पोर्टेंट जानना, किसने कौन सा धर्म एक्वायर किया है। ठीक है। उदयन ने पाटिल ग्राम की स्थापना की, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पाटिल ग्राम या पाटिल पुत्र की स्थापना किसने की, उदयन ने। मतलब जैसे मैंने कहा था वो पितृहंता वाला क्वेश्चन, उतना ही इम्पोर्टेंट ये भी है। पाटिल पुत्र या पाटिल ग्राम की स्थापना किसने की, उदयन ने। इसके अलावा अपनी राजधानी कहाँ, गिरिव्रज से पाटिल पुत्र स्थापित की। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों पॉइंट को आप लोग जरूर रिमेंबर रखिएगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको दिखने की 80% चांसेस हैं। और ये क्वेश्चन भी कि किसने गिरिव्रज से पाटलिपुत्र राजधानी की। इसके अलावा देखिए अब हर्यक वंश का जो अंतिम राजा था वो कौन था, उदयन का पुत्र नागदशक था। ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दूसरा वंश आया है। तो पहले हम इसको एक बार उदयन को फिर से देख लेते हैं। तो उदयन ने क्या किया है, 460 ईसा पूर्व अपने पिता की हत्या कर राजा बन गए। उसके अलावा इनका धर्म कौन सा था, जैन धर्म। इंपॉर्टेंट काम क्या किए हैं, पाटिल ग्राम की स्थापना की और राजधानी गिरिव्रज से पाटिलपुत्र स्थापित कर ली। अब हम लोग आते हैं अगले वंश पे। अगले वंश से जानने से पहले देख लेते हैं इसका अंतिम राजा कौन था, नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक। इसके अलावा अब देखते हैं अगला वंश कौन सा आया है। तो देखिए उदयन का जो अमात्य, अमात्य मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग आज प्रधानमंत्री होता है, वैसे उस समय क्या होता था, अमात्य। ये शब्द यूज किया था प्रधानमंत्री के लिए। तो वो कौन थे, शिशुनाग। इन्होंने क्या किया है, 412 ईस्वी में नागदशक को गद्दी से हटा दिया और स्वयं गद्दी पर बैठ गए। तो अब यहाँ से शिशुनाग वंश की क्या होती है, स्टार्टिंग होती है। तो देखिए शिशुनाग ने अवंती और वत्स राज्य को हराकर मगध साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। पूरे मगध साम्राज्य पर अब इनका कब्जा हो गया था। अब इन्होंने क्या, राजधानी पाटिल ग्राम से कहाँ कर ली स्थापित है, वैशाली। तो देखिए कैसे राजधानी स्थापित हुई है, पहले रही थी गिरिव्रज। ठीक है। फिर उदयन के समय में क्या आई है, पाटिलपुत्र। और किसके समय में, उदयन के समय में पाटिलपुत्र। उसके अलावा गिरिव्रज किसके समय रही थी, बिंबिसार और उनके आगे भी। और पाटिलपुत्र से वैशाली हुई है किसके समय में, शिशुनाग के समय में। ठीक है, किसके समय में हुई है, शिशुनाग के समय में। अब देखिए इसके आगे बात करते हैं, इनका पुत्र कालाशोक 394 ईसा पूर्व में राजा बना। तो देखिए शेषनाग के बारे में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, इनके पुत्र जो कालाशोक हैं उनके बारे में इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अब देखिए कालाशोक जो है 394 ईसा पूर्व में राजा बने, और इम्पॉर्टेंट क्या है, इनके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीत हुई थी। तो पहली बौद्ध संगीत किसके समय में हुई थी, अजात शत्रु के समय में। ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीत अजात शत्रु। और द्वितीय बौद्ध संगीत किसके समय में हुई है, कालाशोक। ठीक है। इसके बाद अगली किसके में हुई है वो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। इस शेषनाग वंश का अंतिम राजा कौन था, नंदिवर्धन। ठीक है, क्या था, नंदिवर्धन। तो इस शेषनाग वंश से इंपॉर्टेंट क्या चीजें हैं फिर से देख लेते हैं हम लोग। शेषनाग ने क्या है, नाग दशक को हटाया और 412 ईस्वी में गद्दी पर बैठ गया। तो पहला क्वेश्चन बनता है, शेषनाग वंश का संस्थापक कौन था, शेषनाग। किसको हटाकर गद्दी पर बैठा, नागदशक को। इसके अलावा इन्होंने अपनी राजधानी पाटिल ग्राम से कहाँ कर ली, वैशाली। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और इनका पुत्र कालाशोक 394 ईसा में राजा बना। ठीक है। और इसमें दूसरा पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है, इनके शासनकाल में यानी कालाशोक के शासनकाल में क्या हुआ है, द्वितीय बौद्ध संगीत हुई है। और लास्ट पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है, शेषनाग वंश का अंतिम राजा नंदिवर्धन। देखिए जितने भी यहाँ पे वंश हुए हैं इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या पूछी जाती है, नॉर्मली अगर क्वेश्चन आता है तो या तो संस्थापक पूछेंगे, या तो संस्थापक पूछा जाएगा, या फिर क्या पूछा जाएगा, अंतिम राजा। तो ये दोनों चीजें तो आपको लगभग सभी की याद रखनी है। ठीक है। इससे पिछले वाले हर्यक वंश का कौन था अंतिम राजा, नागदशक। और संस्थापक कौन रहे थे उनके, हर्यक वंश के, बिंबिसार। और इसके शेषनाग वंश के तो देख ही रहे हैं आप लोग, संस्थापक शेषनाग और अंतिम कौन है, नंदिवर्धन। अब नंदिवर्धन के बाद कौन आया है, महापद्मनंद। तो देखिए नंदिवर्धन को हराकर महापद्मनंद जो है गद्दी पर बैठ गए। तो मगध राज्य का जो सबसे शक्तिशाली और अंतिम शासक जो था वो कौन था,
महापद्मनंद। ठीक है। तो महापद्मनंद नंद वंश के प्रथम राजा थे। तो ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया, नंद वंश का कौन संस्थापक है? महापद्मनंद। इसके बाद क्या है, घनानंद बैठे हैं गद्दी पर। तो घनानंद नंद वंश का कौन था? अंतिम शासक था। तो घनानंद के बारे में आपने सुना होगा, चाणक्य सीरियल सबने देखा होगा, या चंद्रगुप्त मौर्य देखा होगा। तो घनानंद का नाम आप लोग जरूर जानते होंगे। तो इन्हीं को हराकर क्या है, मौर्य राज्य की स्थापना की थी। सॉरी, मौर्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। चाणक्य की सहायता से हराया था इनको, घनानंद को। तो देखिए, अब हम लोग बात करते हैं, जो घनानंद थे सिकंदर महान के समकालीन थे। मतलब सिकंदर महान के समकालीन से अर्थ ये है कि जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करने आया था, कब करने आया था? लगभग 322 ईसा पूर्व या 312, 322 ईसा पूर्व। ठीक है। तो उस समय कौन था? घनानंद ही शासक थे। इस समय मगध साम्राज्य में क्या थी? बहुत ज्यादा अराजकता फैली हुई थी। तो इसी अराजकता का फायदा उठाते हुए चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या है, चाणक्य की सहायता से घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है नंद वंश से? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है संस्थापक, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंतिम शासक, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनको हराने वाले कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। तो किसकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया है? चाणक्य की सहायता से। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब देखिए, एक बार सारी चीजें फिर से आपको बता देते हैं, कौन कौन से वंश आए हैं, फिर से इनको रिमाइंड कर लीजिए। तो पहला था बृहदत्त वंश, ये यहाँ पे लिख देते हैं, बृहदत्त वंश। इसके बाद कौन आया था? बिंबसार। बिंबसार ने किस वंश की स्थापना की थी? हर्यक वंश। इसके बाद कौन सा आया था? शिशुनाग वंश। और इसके बाद कौन सा आया है लास्ट में? नंद वंश। ठीक है ना। देखिए, बृहदत्त वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। अब इसके बाद संस्थापक की बात करेंगे। बृहदत्त वंश के संस्थापक कौन थे? बृहदत्त। बृहदत्त। हर्यक वंश के कौन थे? ये देखिए, हम लाइट कर दे रहे हैं। हर्यक वंश के कौन थे? बिंबसार। शिशुनाग वंश के कौन थे? शिशुनाग। और नंद वंश के कौन थे? महापद्मनंद। ठीक है। और इसके अंतिम कौन थे? रिपुंजय। बिंबसार के समय में अंतिम कौन थे? शिशुनाग के कौन थे? और महापद्मनंद के कौन थे? तो महापद्मनंद का अभी बताया, नंदिवर्धन। नहीं, सॉरी, ये कौन है? घनानंद। घनानंद। शिशुनाग के कौन थे? नंदिवर्धन। और बिंबसार के कौन थे? नागदशक। तो इसको एक बार लिख लीजिएगा, जहाँ कॉलम बना के, पहले अंतिम। ठीक है। बिंबसार को क्या कहा जाता था? श्रोणिक। और इनके पुत्र जो अजातशत्रु थे उन्हें क्या कहते थे? कौड़िक। इनके लिए एक और नाम यूज किया गया है, क्षेत्रोजस। क्षेत्रोजस। ये बात क्लियर हो गई? ये सारे पॉइंट आप लोग समझ लिए। ये इसे क्या कहते हैं? ये कहते हैं शॉर्ट रिवीजन के तौर पे। अगर शॉर्ट नोट्स बनाने हो तो इस तरीके से हम लोग क्या है, बना सकते हैं। बात क्लियर हो गई? तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आपका क्या चालू होता है? मौर्य वंश। ठीक है। इसके बाद क्या चालू हो जाएगा? मौर्य वंश। तो पहले तो हम लोग कल एक क्विज रखेंगे, जितने पीछे के सारे टॉपिक हैं उन पे एक मिक्स क्विज होगी। ठीक है। हो सकता हो थोड़ी सी शायद बड़ी हो, जिसमें क्वेश्चन आप पहले कर चुके हैं वो भी क्विज में शामिल होंगे और नए क्वेश्चन भी शामिल होंगे। तो कल की वीडियो जो है केवल क्विज सेशन की होगी। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ताकि कल पता चले कि कल क्विज है, और क्विज में ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या है, पार्टिसिपेट करें। अब मौर्य वंश जो है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो कल की छुट्टी आप लोगों ने अच्छे से मनाई होगी। अब आप लोग पढ़िएगा इस क्लास को, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे फिर से। प्लीज़ चैनल को, नीचे रेड बटन है उसे दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे अपडेट मिलती रहे क्लासेस की। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।